जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेम में हमें ज्वाइन किया है इंडिया से कर्नल दानवीर सिंह ने। आप सब उनको जानते हैं, सर का एक यूट्यूब चैनल भी है और इसके अलावा टीवी पे भी हम उनको सुनते हैं और बहुत कुछ डिफेंस के मामले में उनसे सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। और जी, पाकिस्तान से आप सबके जाने पहचाने कमर चीमा साहब हैं। कमर चीमा साहब का भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है और जिसपे वो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसके ऊपर बात करते हैं। और बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कर्नल दानवीर आपकी तरफ चलूंगी। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो क्लैशेस चल रहे थे फ़लस्तीन के और उसके साथ आपको मालूम है कि इजराइल का जो इशू चला था, तो उस पे इंडिया का क्या स्टैंड है? और पहले तो हमने सुना था, मुझे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ही है कि फ़लस्तीन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के। और अभी एकदम से हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे आप लोग जो है वो इसराइल को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमास और इसको आप किस तरह लेते हैं इसराइल को? देखिए, इसराइल को अगर हम 48 से देखें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने भी यहूदी बैरूनी मुल्कों से आए हैं इसराइल में, फिलिस्तीन में, वो वापस जाएं और फिलिस्तीनियों को अपना इलाका वापस मिलना चाहिए और फिलिस्तीन फिलिस्तीन नहीं रहना चाहिए, इसराइल नहीं रहना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने 1948 में कहा था। लेकिन तब से लेकर अभी तक बहुत कुछ बदलाव हो गया है और इस बार भी जिस चीज को आप रेफर कर रहे हैं कि इंडिया के लोग जो है वो इसराइल की ज्यादा तरफदारी कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिलिस्तीनियों की मुखालफत भी नहीं कर रहे थे। उन इंडियंस ने डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन फिलिस्तीन इशू एंड हमास। अब फिलिस्तीन के अंदर भी दो डिवीजन हैं। जो वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन अथॉरिटी वाले जो इलाके हैं, वहां के फिलिस्तीनी चाहते हैं ऑफिशियली कि पीसफुल प्रोसेस से रेजोल्यूशन हो, और हमास जो कि गाजा में काबिज है, वो ऑफिशियल उनका स्टैंड है कि हम मिलिट्री मीन्स से अपना पॉलिटिकल गोल हासिल करेंगे। तो दोनों दो फिलिस्तीन के हिस्से हैं और दोनों में अलग अलग पॉलिटिकल एम एक है, लेकिन उसको हासिल करने के तरीके अलग अलग हैं। इंडिया में इस बार देखा गया कि जब इजराइल ने अलास्का मॉस्क में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करी तो उसके लिए बहुत बड़ा आउटरेज हो गया पूरी दुनिया में। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयरफोर्स से रेड किया उसी दौरान, उसके बारे में किसी ने चू नहीं करी। वहां भी यमनी मारे गए, वो भी मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान में 200 लोग मार दिए रमजान के टाइम में, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। तो आजकल सोशल मीडिया के टाइम में देखिए, पहले तो गवर्नमेंट जो बोलती थी लोग आंख बंद करके मान लेते थे, जो रेडियो पे आया, टीवी पे आया, वही सही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम में लोग सवाल पूछते हैं कि अफगानिस्तान का मुसलमान अलग है, यमन का मुसलमान अलग है, और फिलिस्तीन का मुसलमान बिल्कुल अलग है, जहां पे एक भी नहीं मरा था। 300 के करीब लोग जख्मी हुए थे उस पुलिस कार्रवाई में। और इसका फायदा उठा के हमास ने 4,500 रॉकेट इसराइल के ऊपर फेंक दिए। अब आप बताइए कि जब हमने बालाकोट में कार्रवाई करी तो आपने भी कार्रवाई करी थी ना, और आपका वो हक बनता था कि भाई अगर इंडिया ने नॉर्म को तोड़ा है तो हम उसका जवाब देंगे, आपका बिल्कुल हक है। और किसी ने आपकी कोई बुराई नहीं करी। नोबडी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी सेड कि यार आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो आपका हक बनता था। तो इसी तरीके से अगर हमास 4,500 रॉकेट किसी मुल्क पर डाल देगा तो उसका हक बनता है रिटेलिएट करने का। अब जब रिटेलिएशन हुआ है उसमें तकरीबन 300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये बिल्कुल सैड है और मेरे ख्याल से कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो इस चीज की हिमायत करता होगी, यार ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जहां तक ऑफिशियल स्टैंड है, जो इंडिया के जो सफीर यूनाइटेड नेशंस में है, उन्होंने यही बोला कि गाजा के ऊपर हमले बंद होने चाहिए और इजराइल के ऊपर भी हमले बंद होने चाहिए और सीज फायर होना चाहिए, मिलजुल के बैठ के बात होनी चाहिए। हमारे फिलिस्तीन के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हैं।
यासिर अराफात के टाइम से लेके आज तक अच्छे रिलेशनशिप हैं। और नरेंद्र मोदी भी जब गए थे तो रमल्ला का उन्होंने ट्रिप बनाया था। तो एक तरफ इजराइल है, इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत सारे अरब ममालिक भी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो एक रियलिटी है। लेकिन अब हम लोग डिस्टिंग्विश करने लगे हैं, डिफरेंशिएट करने लगे हैं बिटवीन द करेक्ट पॉलिटिकल पाथ एंड टेररिज्म। हम हमास की एक्टिविटी को फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल नहीं मानते हैं, हम लोग उसको टेररिज्म मानते हैं। और इसीलिए आपने ट्विटर पे खास तौर से देखा होगा, इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। वो बेसिकली टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे, और वो टेररिज्म हमें लगता है कि वो हमास की तरफ से फैलाया गया। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, आप समझते हैं कि ये वाकई में ये हमास की तरफ से टेररिज्म फैलाई गई थी, या आपको लग रहा है कि नहीं गलत बता रहे हैं कर्नल साहब और ये बात कुछ और है, और इजराइल और उनका क्लैश जो है वो टेरिटरी के ऊपर है, उसमें कोई टेररिज्म की बात नहीं है? देखिए, ये हमास जो है वो बाय प्रोडक्ट है ऑफ द एनवायरमेंट विच वाज क्रिएटेड बाय द इजराइलीज। वो कोई हमास पहले दिन से तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, ठीक है। जिस तरह कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो को पहले दिन से तो नहीं वहां पे बैठे हुए ना, वो तो एक माहौल बना, उस माहौल में ये लोग आए और बने। जब पैलेस्टीन अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाई तो उन्होंने कहा जी ठीक है अब हमास करेगी। तो लोग हैं, यंग लोग हैं, उनका दिल खून खौलता है कि भाई हमारी टेरिटरी है, हमें हकूक नहीं मिल रहे, हमें सब्जुगेट किया गया। तो ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। क्योंकि ये इस तरह के जो सिचुएशन है, जो डिस्प्यूट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामिक स्टेट्स के अंदर है। तो हमें जो है वो, और फिर अबव ऑल वो एक कॉन्सेप्ट है हमारा जिहाद का है। पर हमें जो है वो नॉर्मली एक वो बना दिया जाता है कि भाई ये लोग जो है ना दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग, ये टेररिज्म है, ये 9/11 के बाद देखें क्या हुआ, और ये दहशतगर्द हैं। हमास को अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, बहुत सारे मुल्कों ने दहशतगर्द करार दे दिया। अब वो दहशतगर्द हैं, एक ग्रुप को कहा जी कि ठीक है ये जो है ना ये लेजिटिमेट पार्टनर है, इनके साथ हम काम करेंगे। पब्लिक परसेप्शन किसके साथ है, ये एक और सिचुएशन। मुझे जो मैं एज ए सिटीजन और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो चीज समझता हूँ ना, मैं समझता हूँ कि ये जितनी एफर्ट, ये जो कुछ हो रहा है ना हमास, फलस्तीन, इसराइल में, ये सारा कुछ बंद हो जाना चाहिए। मुसलमानों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये फलस्तीनियों का ना हक खून ना बहे। ये जो खून बह रहा है ना फलस्तीनियों का, ये रायगां जाना है, इसका कोई फायदा नहीं है। अभी हालात बदल गए हैं, मामलात बदल गए हैं। आप आराम से बैठे, इनके साथ कोई सोल्यूशन निकालें और उसके तहत रहना शुरू करें। वो रोजाना कोई ना देखे ना, अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कह रहा है कि हम इसराइल को असला देंगे और जो फलस्तीन है उसको हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे। ना उनके पास वेपन है, ना लड़ सकते हैं। इसराइल का जब दिल करता है मारता है, बिल्डिंग्स गिरा देता है, तोड़ देता है, फिर वो उनको इतने साल लगते हैं बनाने में। ये क्या स्ट्रगल हो रही है? इसके ऊपर ये जो दो नंबरी जो मुसलमान लीडर्स की है और उस मुस्लिम उम्मा की है, ये बंद होनी चाहिए और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, जिस रास्ते में हम ये फैसला कर सकें कि ये जो फलस्तीन है इसको जो इसराइलियों को देना है इसराइलियों को दें, जो फलस्तीनियों को मुसलमानों को देना है वो रखें, ताकि वंस फॉर ऑल ये इश्यू खत्म हो जाए। इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा सिवाय इसके कि मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या निकला उसके बाद? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए थे, क्या हुआ? जब इसराइलियों का दिल किया उन्होंने बंद कर दिए हमले करने, जब उनका दिल था उन्होंने मारा। ना उनको कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता है। ये क्या हम लोगों ने रोजाना की जो एक माहौल बनाया हुआ है, ज्यादती हो रही है उधर उनके साथ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं फलस्तीनियों की इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में उनकी, अगर हम उनके लिए एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल सोल्यूशन दे सकें। और जब सारी दुनिया कह रही है टू स्टेट सोल्यूशन, तो क्यों ना वो सोल्यूशन निकाल लिया जाए और फलस्तीनियों की जिंदगियां भी आसान कर दी जाए। जी नहीं, आप जी कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं चीमा साहब से पूरी तरह सहमत हूं जो उन्होंने बात करी है। इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी वहां पे लगी हुई है। 1947 में यूनाइटेड नेशंस का जो मसौदा तैयार हुआ था उसमें यही था कि जो यहूद मेजॉरिटी है वो इजराइल होगी और जो फिलिस्तीन मेजॉरिटी इलाके हैं वो फिलिस्तीन कहलाए जाएंगे।
और जेरूसलम, जहां पर क्रिश्चियन, जूज और मुस्लिम, इन तीनों के लिए बहुत ही मुकद्दस जगहें हैं, यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस हैं, इसको इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया जाएगा जैसे वेटिकन का है। ये ना इजराइल के कब्जे में होगी ना फिलिस्तीन के कब्जे में होगी, ये इंटरनेशनल सिटी होगी जिसकी अपनी गवर्निंग बॉडी होगी और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये वाला सोल्यूशन शुरू में 1947 में अरब्स को बिल्कुल ठीक नहीं लगा और मेरे ख्याल से ठीक लग भी नहीं सकता, क्योंकि जो फिलिस्तीन था जब अंग्रेजों के हाथ में 1920 में ये आया था, तब यहाँ पे मुसलमानों की जो आबादी थी वो 80% थी और जूज यहाँ पर 8-9% थे और या और उससे भी कम थे, शायद कम थे, 70-75% मुसलमान थे, जूस 10-11% थे और 9% आपके क्रिश्चियन थे। तो ये वहां की डेमोग्राफी थी एट द टाइम इन 1920। और आज की तारीख में ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, 80% के करीब आपके यहूद हैं, 17% आपके मुसलमान हैं और 3% क्रिश्चियन और ड्रूज और बाकी लोग हैं। तो नेचुरली एक बहुत बड़ी जास्ती हुई है, जिसका मुल्क है वो पूरा आपने हथिया लिया, उसकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। इससे कोई दुनिया में कोई इनकार नहीं करता है, इसमें कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ये कहेगा कि ये बहुत अच्छा हुआ या ये अच्छा, मतलब कोई इसकी तारीफ मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा, बिकॉज नेचुरल जस्टिस यहाँ पे दिखता नहीं है। लेकिन जैसा चीमा साहब कह रहे हैं कि एक रियलिटी है, अब आप इजराइल को नहीं मिटा सकते। इजराइल को मिटाने के लिए 1948 में 6 अरब मुल्कों ने उस पर हमला किया, उसके बाद में 67 में फिर से 6-7 मुल्कों ने इकट्ठे मिलकर हमला किया। तो ये सारा वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम और पूरा सिनाई पेनिनसुला 6 दिन में इजरायलियों ने हथिया लिया। फिर यौम कपूर वॉर हुआ 1973 में, तो वो सीरिया की गोलन हाइट्स पकड़ के बैठ गया। उसके बाद 80 में लेबनान पे हमला किया, 82 में हमला किया, उसके बाद में इंतफादा हुई, फिर हमास और इजराइल के साथ में 2 बारी सीज फायर कराया गया इजिप्ट द्वारा। तो इन सारे पूरे अगर आप 1948 से लेकर आज तक अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फिलिस्तीनियों का नुकसान हुआ है। 1948 में 48% फिलिस्तीन था, अब वो घट के सिर्फ 12% रह गए और 12% के अंदर भी डिवीजन है, एक तरफ हमास का गाजा है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन अथॉरिटी का है। तो वो चीज कम होती चली जा रही है और ये एक परेशानी का सबब होना चाहिए। और अरब ममालिक भी खुश नहीं। जॉर्डन के अंदर ब्लैक सितंबर आप पढ़िए, जब फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पर हल्ला मचाना शुरू किया तो जॉर्डन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी। अभी भी कोई साथ में नहीं आया सिवाय बातें करने के अलावा और जुलूस निकालने के अलावा कोई साथ में नहीं खड़ा हुआ। किसी की हिम्मत नहीं है कि साथ में खड़े हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर साथ में खड़े हुए तो उनके पास तजुर्बा है 48, 67, 73 का। अब कोई नहीं खड़ा होता। तो द फैक्ट इज कि जब कोई खड़ा नहीं हो रहा है साथ में और ये सिचुएशन इसी तरीके से चल रही है, तो इसमें एग्रीमेंट में आइए, 2 नेशन थ्योरी जिसके ऊपर बात हो रही है उसको अमल में लाइए, इजराइल के ऊपर प्रेशर डालिए। अभी बात यह है कि इजराइल नहीं मान रहा 2 नेशन के लिए, अदरवाइज फिलिस्तीन अथॉरिटी तैयार है। तो ये सारी चीजें अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखनी पड़ेंगी, फिलिस्तीन के लोगों को भी देखनी पड़ेंगी, और गाजा में कितने फिलिस्तीनी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनका क्या रायशुमारी है, ये किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जिसके पास बंदूक होती है, अगर वो आपके सिर पे बैठ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती चू करने की। क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौकिफ है और कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पर गाजा में बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। तो ये सब चीजें जो है, ये सारे अरब ममालिक को और पूरी दुनिया को इकट्ठे बैठ के और टेबल के ऊपर बैठ के इसका कोई हल निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इनोसेंट लोग बेचारे मारे जाते रहेंगे।